Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing your grade 9 history का सबसे पहला chapter that is the French Revolution. So ये आपके history का मतलब SST का आज हमारा first session है. Session number 1 history का French Revolution के बारे में. So this chapter we are basically दो lectures में divide किया है. आज के lecture में हम लोग पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट और कैसे खत्म हुआ पढ़ेंगे एंड अगले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ डिड द पीपल रिएक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा, व्हाट वाज द आफ्टरमैथ. ठीक है, तो दिस इज अ लेक्चर नंबर 1. आज हम लोग जाने वाले फ्रांस में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी एंड द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. So get set ready and we'll begin. Before starting, make sure to like this video, share with your friends and subscribe to the channel right away. So let us start with the French Revolution. So basically when I talk about the French Revolution, हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं, ठीक है. Now फ्रांस के टाइम पे there was a system of estates, ठीक है. बिफोर दैट क्या हुआ था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ही क्यों था, ये दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ बेस टू द अदर. फ्रांस कहाँ पे, वी नो दैट फ्रांस इज इन यूरोप, करेक्ट. यूरोप में है, राइट. सो बेसिकली फ्रांस में पीपल वर नॉट हैप्पी. सो ये स्टार्ट हुआ 1789 में विद द एस्टेट जनरल असेंबली और नवंबर 1799 में खत्म हुआ विद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डेवलप करने में. अब ये सब क्या था, अगर ये लाइन आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, तो आपको इजीली समझ आएगा. नाउ व्हाट इज दिस, दिस वॉज द बास्टाइल. ठीक है, ये था बास्टाइल. इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. डेस्पोटिक पावर, किंग कौन था, किंग था लुइस 16. लुइस 16 was the king of France during that time. अब इस प्रिजन में बेसिकली स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर, एक प्रिजन था. तो जब लोगों ने लड़ना चालू किया, उन्होंने बेस्टाइल को तोड़ दिया एंड दे रेस्क्यूड द प्रिजनर्स. अब फ्रेंच सोसाइटी में क्या सिस्टम था, सो बेसिकली देयर वर 3 एस्टेट्स. ठीक है, 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी पूरी कंट्री. पहला एस्टेट वाज द क्लर्जी, ठीक है, जो सबसे रिच रिच नहीं कह सकते, एज इन द जो चर्च के थे, द चर्च पीपल वर इन द क्लर्जी. नोबेलिटी में वी हैड द रिच पीपल. और फिर आते हैं हमारे हमेशा की तरह पुअर लोग जो थे थर्ड एस्टेट में, जहाँ पे बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पेजेंट्स, आर्टिसंस, ये सब थे. और अब प्रॉब्लम क्या थी, her country they paid taxes, isn't it? In France the tax was only paid by the third estate, that is also known as the peasantry. Okay, peasantry भी हम कह सकते हैं. So basically third estate only used to pay the taxes. Clergy nobility used to do nothing. वो सारा का सारा बर्डन उठा के थर्ड एस्टेट पे डालते थे. ओके, अब आते हैं उस टाइम की डायनेस्टी पे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम इन 1770s व्हाट हैपेंड, वी हैड आवर किंग Louis 16. Okay, as I said, Louis 16 राजा थे. He was the king of the Bourbon dynasty. कौन से, बर्बन डायनेस्टी में 1774 को वो मोनार्क बन गए एक. एंड उनकी जो वाइफ थी, at the age of 20 years he married and his wife was from Austria. वो तो थे फ्रांस के, पर उनकी वाइफ ऑस्ट्रिया की थी, whose name was Mary Antoinette. Alright, अब प्रॉब्लम थी, जब Louis 16 ascended the throne, he saw many crises. Okay, उनको खाली तिजोरी, the entire money was gone. How? First point, extravagant court and long wars. कौन सा कोर्ट था, it was the Hall of Versailles. ठीक है, Hall of वर्जेल्स, ठीक है, फ्रांस में. ठीक है, सो इतना बड़े पैलेस ऑफ वर्जेल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत 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 पैसे लगते थे. नेक्स्ट, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को टू हेल्प देम 2 बिलियन लिवरेज का डेप्थ आ गया था. लिवरेज इज व्हाट, लिवरेज इज नथिंग बट द करेंसी.
ठीक है। सो 2 बिलियन लिवरेज की करंट 2 बिलियन लिवरेज ऐड हो गए थे, इतना भरना बाकी था। थर्ड वन, 60% of the land was owned by nobles and the church and the other richer members of the third estate. पूरा 100% में से 60% जो लैंड था, 60% का लैंड ये क्लर्जी नोबिलिटी इन सबके पास ही था। और ये ऑल्दो कम में थे, देवर इन द माइनॉरिटी, मेजोरिटी में वर द थर्ड एस्टेट पीपल, उनके पास बस 40% लैंड था। ठीक है। Fourth reason, the burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. जो टैक्स का burden था, only and only third estate has to handle it. Third estate को ही वो टैक्स पूरा उठाना पड़ता है, तो दूसरे पास अपने आराम से रहते थे। नाउ स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब क्या हुआ, फ्रॉम 1715 टू 1789 देयर वॉज समथिंग नोन एज अ पॉपुलेशन ब्लास्ट। ठीक है, और यू कैन से पॉपुलेशन एक एक्सप्लोजन हुआ। वाई? 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई पॉपुलेशन। 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई थी। अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो खाना भी तो चाहिए, सो चीजें भी तो चाहिए, सो डिमांड्स बढ़ गई। व्हेन डिमांड्स इंक्रीज, डिमांड्स के लिए प्राइस ऑफ ब्रेड, बिकॉज ब्रेड वाज अ स्टेपल फूड, है ना, जैसे हमारे इंडिया में राइस चपाती स्टेपल फूड है, राइट, वैसे उधर ब्रेड वाज अ स्टेपल फूड। सो अगर डिमांड्स बढ़ गई तो ब्रेड जो सबको खाना है, अब उसके प्राइसेस बढ़ गए। अब टॉक अबाउट वेजेस, वेजेस रिमेन्ड सेम, वेजेस ना बढ़े ना घटे। वाई? अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर आपका वेज ही कम है तो प्राइस आप कैसे मेंटेन कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी हम एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं 20 रुपीज का, ठीक है, और आपको हर टाइम मिलते हैं 40 रुपीज मंथली मिलता है, 20 रुपीज का चिप्स ले लेते हो, isn't it? अब सोचो कि चिप्स के प्राइस हो जाए 60 और आपकी सैलरी तो 40 है, सो हाउ विल यू अफोर्ड टू बाय? सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज, वेजेस उतने ही रहे बट प्राइसेस बढ़ते गए। अब मिडिल क्लास की बात करते हैं। मिडिल क्लास जो थे, दे वर द पार्ट ऑफ थर्ड एस्टेट ओनली, थर्ड एस्टेट का ही पार्ट थे वो। बट द थिंग वॉज दे वर द प्रॉस्पेरस ग्रुप, वो रिचर सेक्शन थे ऑफ द सोसाइटी। उनको वेल्थ उनकी मिलती थी थ्रू ओवरसीज ट्रेड, ठीक है, और मतलब दूसरी कंट्री से ट्रेड करने से उनको पैसे मिलते थे। वुल, सिल्क, इन सब का वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। एंड ऑल्सो दे वर वेल एजुकेटेड, मेन पॉइंट होता है ये, एजुकेटेड थे। अब ये चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके 10th में भी ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। और एडवोकेट करते थे मेरिट ओवर प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी को ऑलरेडी बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे उनके पास, है ना, बाय बर्थ दे कैन दे हैव प्रिविलेज कि वो लैंड है उनका, उनको कोई टैक्सेस नहीं पे करने। बट ये सोचते थे दैट वी शुड, पीपल शुड गेट द यू नो लाइक प्रिविलेज बाय देयर मेरिट, इफ दे आर क्वालिफाइड तब उनका मिलना चाहिए। ऑलराइट, नाउ देयर वर 3 फिलोसफर्स, ठीक है। अब आते हैं 3 फिलोसफर्स, ठीक है। अब देखो, फिलोसफर्स ने भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो क्या हुआ था, ओके सॉरी, हाँ, सो फर्स्ट वन इज जॉन लोक। जॉन लोक ने बुक लिखी थी टू ट्रिसाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आई राइट ओवर हियर ऑन द टॉप, बुक एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो, जॉन लोक ने लिखी थी टू ट्रिसाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें वो ही रिफ्यूट द डॉक्ट्रीन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। वो जब बोलते थे कि जैसे लुईस एस्टिन बोलते थे कि अ गॉड हैज सेंट मी, आई एम बी सेंट बाय गॉड, आई एम द अल्टीमेट ऑफ ऑल ऑफ यू, है ना। सो जॉन लॉक कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, ही इज ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग, और हमको सिर्फ और सिर्फ मोनार्क के पास ही राइट्स नहीं होने चाहिए, नॉट ओनली जस्ट एंड जस्ट द किंग शुड हैव ऑल द राइट्स। दैट वाज जॉन लॉक। नेक्स्ट है रूसो, जेन जेकस रूसो, ठीक है, दैट वाज ही रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है।
उसके आता है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज मतलब पावर जो होनी चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड एज पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे डिवाइड होनी चाहिए पावर। इट्स नॉट लाइक कि एक किंग है उसके पास ये सारी पावर्स है, लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। सो ही वॉज अगेंस्ट। अब दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके PT 1 में ये चैप्टर आ रहा है कि टर्म 2 में चैप्टर आ रहा है, कभी भी ये चैप्टर आएगा फिलोसोफर्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ईदर इट कैन बी अ लॉन्ग आंसर, MCQ, शॉर्ट आंसर, बट इट इज इंपॉर्टेंट। आपको क्या याद रखना है? यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द फिलोसोफर, और उन्होंने क्या लिखा। जॉन लॉक, टू ट्रिसाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अजीन जिकस रूसो नहीं बोल सकते, रूसो भी लिख दो, विल गेट मार्क्स। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉस। अब बात करते हैं द स्पार्क ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ? अब क्या हुआ, किंग हैंडल नहीं कर पाया। अभी फ्रांस वॉज नॉट अंडर हिज कंट्रोल। अभी टैक्सेस बढ़ाने थे उनका अभी पैसे जितने थे तो खाली हो गए, एंड ट्रेजरी वाज एम्प्टी। सो नाउ ही वांटेड टू इंक्रीज टैक्सेस। सो अब होता क्या था, इन द हॉल ऑफ वर्सेल्स देयर वाज एन असेंबली। ठीक है, 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल असेंबली हुई। अब एस्टेट जनरल असेंबली में क्या हुआ था, एज वी नो 3 एस्टेट्स थे। ठीक है, योर क्लोजी, नोबिलिटी एंड पेजेंट्री, या थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में से 300 मेंबर्स आते थे, सेकंड एस्टेट से 300 आते थे, थर्ड एस्टेट से 600 मेंबर्स आते थे। ये टोटल लोग आके बैठते थे। फर्स्ट एस्टेट अपना वोट देते थे, सेकंड अपना और थर्ड अपना देते थे। ठीक है, सो ईच एस्टेट 300 ईच फ्रॉम 1 and 2 and 600 फ्रॉम 3। ठीक है, अब आई टेल यू इन शॉर्ट क्या हुआ। अगेन इंपॉर्टेंट, वुमेन का भी तो कुछ राइट है, वुमेन को तो छोड़ ही दो, अभी तो उनको कुछ भी नहीं राइट्स मिलते, तो वुमेन की बात ही नहीं है। अब देखो, ये 300 और 600 लोग थे, दीज वर द रिप्रेजेंटेटिव्स। हर स्टेट में से रिप्रेजेंटेटिव्स आया। अब इतना बड़े कंट्री थोड़ी ना सारे के सारे बैठ जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, कितने हैं हमारे पास इन टोटल? अभी 300 600 हो गए, 600 अलोन, तो 1200 लोग हैं हमारे पास। अब प्रॉब्लम क्या थी लोगों के, अभी लुइस 16 यहाँ पे बैठे हैं। लुइस 16 ने बोला कि भाई वी नीड टू इंक्रीज द टैक्सेस। ठीक है, कौन कौन एग्री करते हैं वोट दो? तो यही होगा ना कि 300 में से समझो 250 ने वोट दिया, दूसरे 300 में से 200 ने दिया, 600 में से समझो 300 ने वोट दिया, राइट? दैट नो, बट दैट वाज नॉट द सिनेरियो। द सिनेरियो वाज सिर्फ फर्स्ट एस्टेट में से इन टोटल एक वोट आएगा, सेकंड एस्टेट से एक वोट आएगा, और थर्ड एस्टेट से एक वोट आएगा। इन टोटल बस 1% 1 वोट का कुछ नहीं था इधर, यहाँ पे था ओनली 3 पीपल। ठीक है, ये 1 2 3 तीनों एस्टेट के बस एक एक वोट था। अभी 300 पीपल है फर्स्ट एस्टेट में, उसमें अगर 250 पीपल बोल रहे हैं हाँ, बाकी 50 ना बोल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हाई मानेंगे उसको। अब देखो मेजोरिटी कैसे बनेगी, एक ने अगर वोट किया, बस एक ने, ठीक है, दो, द रिमेनिंग टू डिनाइड एंड ओनली द फर्स्ट वन सेड कि यस, अप्लाई नहीं होगा। बट अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ने बोल दिया हाँ, थर्ड एस्टेट कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज मेजोरिटी मिल गई। दैट इज वाई दैट वॉज द प्रॉब्लम। अब लोग हो गए गुस्सा, थर्ड एस्टेट उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, हर पर्सन का एक वोट होनी चाहिए, तुम तीनों एस्टेट को एक एक वोट दे रहे हो, पहले तो एस्टेट तो हमेशा हाँ बोलेंगे, उनको कौन सा टैक्स पे करना है। हेंस द थर्ड एस्टेट पीपल गॉट एंग्री। अब representatives of third estate was themselves as spokesmen for the whole French nation। उन्होंने बोला कि this is not right, we cannot accept it। और 20 जून को उन्होंने हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स, दिस इज नोन एज द टेनिस कोर्ट ओथ। उन्होंने टेनिस कोर्ट में जाके उधर एक शपथ ली, ओथ लिया कि हम लोग ये मोनार्की निकालेंगे, द अनटिल अनलेस वी विल नॉट स्टॉप। उन्होंने बोला कि हम बनेंगे द नेशनल असेंबली। ओके, अब देखो दो लोग थे,
The National Assembly was led by Mirabeau and Abisius. Abisius जो थे वो एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, और मीराब्यू भी फर्स्ट सेकंड एस्टेट के ही लोग थे ये दोनों, बट येट दे वर हेल्पिंग द थर्ड एस्टेट के पीपल। ओके, अब ब्रेड रायट्स हो गई। एट द सेम टाइम किंग ने बोला कि जाओ ट्रूप, तुम लोग पेरिस में जाओ, सब खाना वाना सब ले लो, उनको खाने भी मत दो, ठीक है। अब तो इससे क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पे जो लोग गुस्से में आ गए थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया द बास्टाइल, ठीक है। अब लुइस 16 ने बोला अच्छा अच्छा ये ऐसे तो शांत होने नहीं वाले, सो इनको हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ठीक है। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ, असेंबली एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो था ना कि सारे राइट्स सब वो सब सेकंड एस्टेट को ही मिलेंगे, दूसरों को नहीं मिलेंगे, टैक्सेस पर थर्ड को, ये सब निकाल दिया। क्लर्जी के भी, उन क्लर्जी के जो प्रिविलेजेस थे ना, द लैंड प्रिविलेजेस, वो सब दे दिए गए। टाइथ वर एबॉलिश। टाइथ वाज व्हाट, टाइथ वाज नथिंग बट अ टैक्स। एक टैक्स था कि आपके लैंड का 1/10 आपको क्लर्जी नोबिलिटी को देना पड़ेगा, सो दैट वाज कॉन्फिस्टिकेटेड। और एज अ रिजल्ट जब ये सब चीजें कॉन्फिस्टिकेट की गई, सो एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स तक के एसेट्स मिले। ओके, नाउ as the people made fought, so Louis XVI agreed and the France became a constitutional monarchy। जहाँ पे monarchy तो है, Louis XVI तो है, but constitution से होगा। How? लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स होंगे, कि जिसमें से 5000 मैन इलेक्टर्स वो वोट करेंगे और नेशनल असेंबली में बनेगी। कैसे वोट होगा, बाय द एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन मतलब जो सिटीजन्स, ठीक है, हु आर मेल, ठीक है, सिर्फ मेल, एंड दे पे अ सैलरी, दे पे टैक्सेस वर्थ ऑफ 3 days ऑफ अ लेबर्स वेज। लेबर की जितनी वेज होती है उसके 3 टाइम पे करते हैं टैक्स, सो दे आर एक्टिव। पैसिव में कौन था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद वुमेन, चिल्ड्रन, ये सारों को थे बोलते थे हम पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। सो एंटायर ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किंग को, और किंग अपना वीटो पावर देगा टू द नेशनल असेंबली एंड 10 जजेस थे। अब आता है डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये डेक्लेरेशन बना था फॉर इक्वालिटी, यू कैन से इक्वालिटी, बट अगेन सिर्फ मेन के लिए बना था ये, नॉट फॉर फीमेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेनी सिंबल्स आर देयर, यू नो, देयर आर मेनी सिंबल्स ओवर हियर, सो हम अब पढ़ते हैं कि व्हाट वर द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। फर्स्ट वन, ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन वाज देयर फॉर फ्रीडम, जो स्लेवरी है सब नहीं है, हम फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट वाज बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी आप बोल सकते हैं दैट यू नो, अगर अप फिंगर्स व्हेन वी जॉइन टुगेदर इट गेट्स मोर पावर, नो, सो जॉइनिंग टुगेदर है ना, इक्वालिटी। ग्रुप, आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, इट विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, जो अज्ञानता होती है, राइट, सो दैट विल गो अवे, इग्नोरेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, अ सेप्टर, इट मेंट एज द रॉयल पावर। रॉयल पावर, अभी किंग तो है ही है ना, किंग थोड़ी ना निकला अभी तक, सो रॉयल पावर के लिए। नेक्स्ट, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, इट स्टूड फॉर एटर्निटी, क्योंकि रिंग के ना कोई एंड होता है, ना कोई स्टार्ट होता है, ना कोई एंड होता है, सो फॉर एटर्निटी, ठीक है। एंड द रेड फ्रिगियन कैप लेड फॉर नो स्लेवरी, ठीक है। अब ये जो विमेन है, ब्लू, व्हाइट और रेड, दिस बिकम्स द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। और द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, की ये लॉ है हमारा, ठीक है। एंड द लॉ टैबलेट इज द टैबलेट जो जिसपे पूरा Declaration of Man and Citizens लिखा है। So with this students we have completed with the today's session. Make sure to subscribe the channel, hit the bell icon for regular notifications and like and share this video and comment if you have any doubts. आज के सेशन में हमने इतना ही पढ़ना है। अगले सेशन में हम चैप्टर को खत्म करेंगे विद डिस्कसिंग कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, राजा ने क्या किया, राजा का क्या हुआ, एंड हाउ डिड women had a role in it. So that's it for today, guys. I'll be seeing you guys soon in upcoming videos. Till then, take care and goodbye.